12th class. Good morning. We are discussing about the chapter 12 biotechnology. और लास्ट क्लास में हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको क्यों डेवलप किया जाता है उसके लिए हमने स्टार्ट किया था टॉपिक। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आज का टॉपिक है। ट्रांसजेनिक एनिमल। Transgenic animals. First, to study normal physiology and behavior. To study disease. To study disease. Biological product. Fourth is vaccine safety. Chemical टेस्टिंग। ये बच्चों 5 जो है ऑब्जेक्ट हैं। दीज आर द 5 ऑब्जेक्ट्स टू डेवलप ट्रांसजेनिक एनिमल्स, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिए गए हैं। बच्चों सबसे पहली बात, ट्रांसजेनिक एनिमल उन्हें कहते हैं जिनमें कहीं और से फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो दे आर द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है टू स्टडी द नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। जब ट्रांस जीन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसी एनिमल के अंदर, तो उस जीन के कारण से फिजियोलॉजी में क्या चेंज आता है, बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं, बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इनके इफेक्ट को ऑब्जर्व करने और स्टडी करने के लिए किया जाता है। सेकंड लेते हैं टू स्टडी द डिजीज। किसी जीन या डीएनए को इनकॉर्पोरेट करने पर किस प्रकार से डिजीज होती है, डिजीज के सिम्टम क्या रहते हैं, क्या क्या उसका इफेक्ट रहता है बॉडी पर। तो इन सबको स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कैंसर का स्टडी करना है, तो कोई एनिमल है उसके अंदर कैंसर का जीन इनकॉर्पोरेट करके फिर उनमें कैंसर कॉज किया जाता है और फिर उसकी स्टडी की जाती है। इसी तरीके से और भी कई सारी बीमारियां, सिस्टिक फाइब्रोसिस है जो कि जेनेटिक बीमारियां हैं, तो इनकी स्टडी के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। नेचुरली बच्चों हमें कई सारे ऐसे फूड आइटम या प्रोडक्ट हैं जो कि एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो उन एनिमल प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, न्यूट्रिएंट कंटेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किया जाता है। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए जैसे कि एनिमल्स के अंदर उनके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये जो प्रोटीन है ये एनिमल प्रोडक्ट में पाई जाती है और एम्फीसीमा डिजीज को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि उस कोई जो एनिमल है जिससे हम कोई प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो उस एनिमल के अंदर क्या किया कि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को कोड करने वाला जीन इनकॉर्पोरेट कर दिया और उससे उसके मीट में या दूध में या जो भी प्रोडक्ट है उसके अंदर वो पार्ट बनने लग गया और वो एम्फीसीमा डिजीज के कंट्रोल में हेल्प करता है। इसी तरीके से और भी कई सारी बीमारियां हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ऐसे न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करवाने के लिए ट्रांसजीन जो है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। 1997 में
रोजी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ डेवलप की गई 1997 में, जिसका नाम रखा गया रोजी, जो कि एक गाय थी। और इनके दूध के अंदर अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, लेक्ट इनके मिल्क के अंदर अल्फा लेक्ट एल्बुमिन को मतलब उनका प्रोडक्शन होने लग गया, मिल्क के अंदर बनने लग गया, या मिल्क के अंदर ये पाया जाने लगा, क्योंकि इस गाय के अंदर इस प्रोटीन को कोड करने वाला जीन जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो अल्फा लेक्ट एल्बुमिन उनके मिल्क के अंदर बनने लग गया या होने लग गया। ठीक है बच्चों, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल डेवलप किए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं वैक्सीन सेफ्टी। कई बार क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए डेवलप किए जाते हैं कि उनके ऊपर किसी डिजीज के लिए वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन दी जाती है, और उस वैक्सीन का इफेक्ट कैसा रहता है और क्या क्या उसका मतलब प्रोसेस रहता है कोई डिजीज को रजिस्टर करने का। तो उसकी स्टडी के लिए भी वैक्सीन की सेफ्टी, मतलब वैक्सीन बना तो नहीं, वो सेफ है या नहीं है, अनसेफ है, तो ये चेक करने के लिए एनिमल्स पर अप्लाई किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पर अप्लाई किया जाता है। फिर वो अगर सक्सेसफुल रहता है तो फिर वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट रहता है केमिकल टेस्टिंग। बच्चों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव होते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ कम सेंसिटिव होते हैं। तो केमिकल टेस्टिंग, इंडस्ट्रीज के अंदर जो केमिकल्स बनते हैं, तो ट्रांसजेनिक एनिमल इसलिए डेवलप किया जाता है कि उन केमिकल्स पर पहले, अच्छा ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ट्रांसजीन, मतलब जो एनिमल है उनके अंदर होस्ट, उनके अंदर ट्रांसजीन इनकॉर्पोरेट करके उनको सेंसिटिव बनाया जाता है, और फिर उनको केमिकल्स का एक्सपोजर दिया जाता है। तो उन केमिकल्स से क्या क्या रेस्पॉन्स आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इफेक्ट रहते हैं बॉडी के ऊपर, वो चेक किया जाता है। तो केमिकल टेस्टिंग के लिए या सेफ्टी टेस्ट, केमिकल की सेफ्टी टेस्टिंग के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डेवलप किया जाता है। तो मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डेवलप्ड to study the normal physiology and behavior, to study the disease, for biological products, to check the for vaccine safety and for chemical testing. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। इथिकल इश्यूज, इथिकल यस बच्चों, इथिकल इश्यूज क्या है कि ट्रांसजेनिक आज ह्यूमन नहीं डेवलप किए जाते, ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप किए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो इथिकल इश्यूज हैं वो आ जाते हैं, किसी जाति को, किसी समुदाय को इसके लिए ठेस ना पहुंचे, उन्हें कोई नुकसान ना हो, ये कई सारे इश्यूज उठ सकते हैं। तो इसलिए जो इंडियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये जो कमेटी है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करने के लिए, उनके प्रोसेसेस के लिए अप्रूवल देती है। ओके, तो इस संस्था के अप्रूवल के बाद ही जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप किए जाने का प्रोसेस किया जा सकता है। इसके बाद में आ जाते हैं बायो पायरेसी पर। बायो पायरेसी,
कई बार क्या होता है बच्चों कि कुछ जो प्लांट की स्पीसीज है, कुछ प्लांट की स्पीसीज लोकलाइज किसी एक कंट्री या किसी एक एरिया में पाई जाती है, वो कहीं और नहीं पाई जाती। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कई जो लोकल जो रीजनल लोग होते हैं वो उसके ज्यादा हकदार हैं, सही हकदार वो होते हैं, वो उस एग्रीकल्चर को, खेती को, उस प्लांट को सदियों से जो है खेती करते आ रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन या कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बिना किसी अप्रूवल के उस जो रीजनल प्लांट स्पीसीज है उसको ग्रो करवाने लगती है और उसको पेटेंट भी करवा लेती है और उसका पूरा क्रेडिट या बेनिफिट जो है वो ही लेने लगती है। ओके, तो ये देखा गया है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जो बासमती राइस है वो इंडियन ओरिजिन की है। बासमती राइस क्या है, इंडिया का ओरिजिन है, ठीक है ना। लेकिन यूएस में, अमेरिका ने क्या किया, जो इंडियन बासमती राइस है उसको एक सेमी ड्वार्फ जो वैरायटी है उसके साथ में हाइब्रिडाइजेशन कराकर एक नई स्पीसीज को डेवलप करके, नया तो क्या था, वो था तो इंडियन ओरिजिन का, उसको सेमी ड्वार्फ वैरायटी से क्रॉस करवा के, हाइब्रिडाइजेशन करवा के नया बासमती डेवलप किया और उसको पेटेंट करवा लिया कि ये हमारे द्वारा डेवलप किया गया बासमती है, और उसका सारा क्रेडिट वो ले गया, जबकि वो ओरिजिन इंडिया ओरिजिन की है ना। तो यहाँ पर बायोपायरेसी मतलब यही है कि जो एनवायरमेंटल जो प्लांट स्पीसीज है या एनवायरमेंटल जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी अनुमति के जो है अपने नाम से उसको सेल आउट करना, उसका पूरा उपयोग करना, उसका पूरा बेनिफिट लेना, तो इसे हम क्या कहते हैं, बायोपायरेसी कहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि बायोपायरेसी को रोकने के लिए बायो पेटेंट करवाया जाए। क्या करवाया जाए? बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब है कि प्लांट ब्रीडर्स के द्वारा जो भी नई प्लांट की वैरायटीज डेवलप की जाती है, तो उस वैरायटी को जो है, उस प्लांट वैरायटी को पेटेंट करवाया जाए गवर्नमेंट। तो उस वैरायटी को क्या है, डेवलप किया जाए, ठीक है ना। बायो पेटेंट का मतलब ये है, बायो पेटेंट का मतलब यह है कि कोई भी प्लांट की वैरायटी जो डेवलप की गई है तो उसको पेटेंट करवाया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, उसको उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी रिसर्च सेंटर है उसके नाम से उसको, या जो भी साइंटिस्ट है उसके नाम से उसको पेटेंट करवा दिया जाए, जिससे उसका जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट है वो सारा उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस व्यक्ति को या साइंटिस्ट को मिल सके। तो इसे हम क्या कहते हैं, बायो पेटेंट कहते हैं। हाँ बच्चों, फिर से मैं ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिर से मैं प्रीवियस पार्ट में जा रहा हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि प्लांट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर को राइज करने के लिए जो है कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है ना, उनका यूज करके एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बढ़ाया जाए, ठीक है, या फिर जेनेटिकली, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस के द्वारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्लांट वेराइटीज है उनको प्रमोट करके एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। 1970 में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ और कई सारी वैरायटी जो है प्लांट की विकसित हुई, स्पेशली वीट की और राइस की, और उस टाइम पीरियड को ग्रीन रिवोल्यूशन कहते हैं। तो सबसे बेटर ये रहेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जिन्हें हम कहते हैं जीएम प्लांट। और जिन ऑर्गेनिज्म में जीएम प्लांट, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, या जीएम ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस किए जाते हैं और उनमें नए ट्रेड्स को, नए गुणों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहते हैं। तो जो जीएम प्लांट हैं वो इसलिए डेवलप किए जाते हैं, जिससे जीएम प्लांट बच्चों क्यों डेवलप किए जाते हैं, इसके कई सारे ऑब्जेक्ट हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है।
कि एक तो डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट वैरायटी को डेवलप किया जाए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट वैरायटी को डेवलप किया जाए, या अदर जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज है उनको डेवलप किया जाए। ठीक है, जो डिपेंडेंस है, जो प्लांट्स की या एग्रीकल्चर की जो डिपेंडेंस है पेस्टिसाइड पर, केमिकल्स पर, उनकी डिपेंडेंस को कम किया जाए। जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी है, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट का परसेंटेज है, उसको बढ़ाया जाए। तो ये सब चीजें करके ये सब ऑब्जेक्ट हैं जीएम प्लांट डेवलप करने के। इसीलिए बच्चों इंडस्ट्रीज के अंदर टेलर मेड प्लांट, इंडस्ट्रीज के लिए स्पेशली किसी एक पर्पज के लिए जो प्लांट वैरायटीज डेवलप की जाती हैं उन्हें हम टेलर मेड प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलर मेड। टेलर मेड प्लांट्स कहते हैं। ओके, टेलर मेड प्लांट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए जो प्लांट वैरायटी डेवलप की जाती है उन्हें टेलर मेड प्लांट कहते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट की। इंसेक्ट इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। बच्चों एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है, सॉइल बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis। तो इन बैक्टीरिया के अंदर एक जीन पाया जाता है जिसे हम क्राई कहते हैं। उस जीन को हम क्या कहते हैं? क्राई कहते हैं। स्मॉल में लिखेंगे इसको, क्राई जीन। ठीक है, ये एक प्रोटीन को कोड करता है जिसका नाम है कैपिटल CRY, क्राई प्रोटीन। ये क्रिस्टल प्रोटीन है। तो जनरली क्या है कि इन बैक्टीरिया के कल्चर को जो है छिड़का जाता था प्लांट्स के ऊपर, और ये एक इंसेक्टिसाइड टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज करते हैं, क्राई प्रोटीन कहते हैं, और इसको कोड करता है क्राई जीन। तो ये प्रोटीन रिलीज करता है। तो ये प्रोटीन क्या है? इंसेक्ट के गट में जाती है और उनकी एपिथेलियम को डैमेज करती है, उनमें छेद कर देती है और इंसेक्ट जो है मारे जाते हैं। तो बाद में जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया कि बैसिलस thuringiensis, जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है उसके जीन को निकालकर, क्राई जीन को निकालकर जो है प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? बीटी प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बीटी प्लांट्स कहते हैं, जिसकी बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो। ठीक है, बैसिलस thuringiensis बीटी प्लांट कहते हैं। अब ये प्लांट खुद क्या हो गए? इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो गए हैं जो बीटी प्लांट है, और वो ये प्रोटीन खुद रिलीज करते हैं क्योंकि इनके अंदर क्राई जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। स्मॉल CRY, क्राई जीन को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और ये कौन सी प्रोटीन को कोड करते हैं? CRY, क्राई प्रोटीन को कोड करते हैं। ठीक है, तो एक दो जीन और मैं बताऊंगा आपको जिसमें ट्राई फर्स्ट AB एंड ट्राई सेकंड AC। ट्राई फर्स्ट AB एंड ट्राई सेकंड AC, ये बच्चों इंसेक्ट रेजिस्टेंस लाते हैं कॉटन बॉल वर्म के अगेंस्ट, बॉल वर्म्स के अगेंस्ट। ठीक है, जो क्राई फर्स्ट AB है एंड क्राई सेकंड AC है, ये रजिस्टिविटी लाते हैं प्लांट्स के अंदर कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट। ठीक है, और एक और जीन है जिसका नाम है क्राई सेकंड AB, क्राई सेकंड AB। ये रेजिस्टेंस लाता है कॉर्न बोरर, मक्का छेदक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कंपटीशन में भी आता है और बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है कि क्राई फर्स्ट AB एंड क्राई सेकंड AC ये रजिस्टिव है कॉटन बॉलवर्म के अगेंस्ट, और क्राई सेकंड AB कॉर्न बोरर है ये। ठीक है ना, उसके अगेंस्ट जो कॉर्न बोरर इंसेक्ट है मक्का छेदक, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस लाता है ये। ठीक है, RNAi, RNA
आई या इसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई एंड आरएनए इंटर आरएनए आई एंड आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए आई या आरएनए इंटरफेरेंस क्या है कि जनरली देखा गया कि टोबैको प्लांट के अंदर एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडी गाइन, मेलोडी गाइन इनकॉग्निशिया, इनकॉग्निशिया। तो ये जो प्लांट है, ये जो निमेटोड है जनरली टोबैको प्लांट के अंदर इंफेक्शन कॉज करता है, अपने इंफेक्शन थ्रेड को वहां रिलीज करता है, उससे जो एमआरएनए बनता है वो जो है प्लांट की यील्ड को रिड्यूस करता है, उसके यील्ड को घटा देता है। तो ये देखा गया। तो जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट हैं, प्लांट ब्रीडर है, उन्होंने क्या किया, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि इस जो मेलोडीनिकाइन इनकॉग्निशिया जो निमेटोड है, इनके एमआरएनए के अगेंस्ट आरएनए विकसित किए, आरएनए डेवलप किए। तो उन्होंने क्या किया, निमेटोड स्पेसिफिक मेलोडी गाइन स्पेसिफिक जो डीएनए है उसको टोबैको प्लांट की सेल्स के अंदर इंकॉर्पोरेट कर दिया, और उस डीएनए से क्या है, सेंस एंड एंटी सेंस, एंटी सेंस एंड सेंस आरएनए स्ट्रैंड बनने शुरू हो गए। दोबारा सुन लीजिए, निमेटोड स्पेसिफिक मेलोडी गाइन स्पेसिफिक डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया गया प्लांट की सेल्स के अंदर, और उस डीएनए से क्या है, एंटी सेंस एंड सेंस आरएनए बनना स्टार्ट हो गए। और ये आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन्होंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये बने सिंगल स्टैंडर्ड लेकिन फिर इन्होंने डबल स्टैंडर्ड आरएनए के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए। और ये इन्होंने क्या किया, जो मैसेंजर आरएनए है, मेलोडी गाइन का जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, उसको अपने दोनों थ्रेड्स के बीच में लेके उसको साइलेंट कर दिया, मतलब उसके ट्रांसलेशन को रोक दिया, उसके आगे के प्रोसेस को रोक दिया। दोबारा सुन लीजिए, मेलोडी गाइन स्पेसिफिक डीएनए को जब प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया तो उस डीएनए से दो प्रकार के आरएनए बने, सेंस और एंटी सेंस और सेंस आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड थे, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण से दोनों की कॉइलिंग हो गई, दोनों की बॉन्डिंग हो गई। इन्होंने क्या किया, जो निमेटोड से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसको अपने दोनों थ्रेड्स के बीच में लेकर उनको साइलेंट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से चलिए, तो ये इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिनल यूज क्या है। मैं टाइम जितना भी बच रहा है फटाफट से एक्सप्लेन करता हूं आपको। हाँ बच्चों, मेडिसिन के अंदर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंसुलिन की, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जनरली क्या है, इंसुलिन जो है पेंक्रियाज की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो बीटा सेल्स है उनके द्वारा रिलीज होता है ये हार्मोन। और ये हार्मोन जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो सेल्स के द्वारा उसकी कंजप्शन को, उसके एब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। साथ ही साथ जो एक्सेस शुगर या ग्लूकोज है उसको रिजर्व फूड ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, उसको लीवर तक
लीवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन, ठीक है। और इस तरीके से शुगर के लेवल को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन आज की जो लाइफ स्टाइल है, आजकल जो है एक्सरसाइज कम हो गई है लोगों की, फिजिकल वर्कआउट कम हो गया है, और कई बार जो है जेनेटिक कारणों से भी क्या होता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और इसी वजह से क्या ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो शुरुआत में क्या हुआ कि जो एनिमल हैं, जैसे डॉग है या पिग है, वहां से इंसुलिन को कलेक्ट करके ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट किया गया और उसका रेस्पॉन्स दिखा। लेकिन ह्यूमन की जो बॉडी है इम्यून रेस्पॉन्स भी शो करती है, इम्यून रेस्पॉन्स भी क्या करती है, शो करती है। तो जनरली जो इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर है, इंसुलिन के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 51 एमिनो एसिड्स होते हैं। एक चेन में 21 एमिनो एसिड होते हैं, और एक चेन ए में 21 और चेन बी में 30 एमिनो एसिड होते हैं। ओके, तो ये है। तो साइंटिस्ट जो है इन्होंने सोचा, रिसर्चर जो है, कि क्यों ना इंसुलिन को इंडस्ट्रियल लेवल पर या लेबोरेटरी स्केल पर प्रोड्यूस करवाया जाए। तो एक प्रॉब्लम थी, जो इंसुलिन ह्यूमन में पहले बनता है वो प्रो इंसुलिन होता है। वो क्या होता है? प्रो इंसुलिन होता है, जिसके अंदर 3 चेन होती है। प्रो इंसुलिन के अंदर 3 चेन होती है, चेन ए, चेन बी, चेन सी। तो पहले तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अपन एनिमल से कलेक्ट करते हैं, तो क्यों ना इंसुलिन को कोड करने वाला जो जीन है उसी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए, उसी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर, और इंडस्ट्रियल स्केल पर इंसुलिन को बनाया जाए, और फिर उस इंसुलिन को एज ए मेडिसिन यूज किया जाए। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो शुरुआत में इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन होता है, जिसके अंदर 3 चेन होती है। जब ये प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर इंसुलिन में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर इंसुलिन में, जिसमें 2 ही चेन होती है। जिसमें क्या होती है? 2 ही चेन होती है मैच्योर इंसुलिन के अंदर, चेन ए एंड चेन बी, सिर्फ 2 ही चेन होती है। ओके बच्चों, तो ये प्रो इंसुलिन मैच्योर हो गए, प्रोसेस होके मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें चेन ए और चेन बी होती है, जिनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। तो जो साइंटिस्ट हैं उनके सामने ये चैलेंज था कि मैच्योर इंसुलिन को कैसे प्रोड्यूस करवाया जाए। तो अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है एली लीली। क्या नाम है उस कंपनी का? एली लीली। तो इन्होंने क्या किया, एली लीली कंपनी, इन्होंने क्या किया, ये अमेरिका में, इन्होंने क्या किया, चेन ए को कोड करने वाला डीएनए या जीन बाहर निकाला, और चेन बी को भी कोड करने वाला जो है, चेन बी को भी कोड करने वाले जीन को बाहर लिया, और अलग अलग बैक्टीरियल सेल में उसको इनकॉर्पोरेट किया, और फिर बाद में इनसे चेन ए और चेन बी का प्रोडक्शन करवाया गया। फिर इन चेन और चेन बी जब बन गई तो इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवाकर जो है मैच्योर इंसुलिन को बनवाया गया। ठीक है बच्चों, बनाया गया। तो इस तरीके से एली लिली कंपनी ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, और जो है मैच्योर इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये इंसुलिन का पार्ट था। मैं स्ट्रक्चर भी बना देता हूं जिससे आपको
ये देखिए बच्चों, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है डायग्राम, ये जो है प्रो इंसुलिन है, ये क्या है, प्रो इंसुलिन है। तो जब इसका प्रोसेस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर इंसुलिन के अंदर, जिसमें केवल चेन ए और चेन बी, ये दो ही चेन होती है। ये मैच्योर इंसुलिन है और जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बंधी रहती है, और ये चेन सी है, ये क्या है, चेन सी है। तो इस तरीके से एली लिली कंपनी ने इसका शॉर्ट आउट किया कि चेन ए और चेन बी को ही प्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है ना, और फिर उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनवाकर मैच्योर इंसुलिन को बनाया गया। तो बच्चों 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट अपन कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।